अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का कौन सा है? प्रोटेस्टा एंड फंजाई। और प्रोटेस्टा एंड फंजाई में आप लोग पढ़ रहे हैं, हमने दो किंगडम्स डिस्कस करने हैं। एक हमने किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ना है, दूसरा फंजाई हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोटेस्टा शुरू किया है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं। अभी हमने प्रोटेस्टा को क्लासिफाई करना है। प्रोटेस्टा के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो हमने देखने हैं कौन कौन से हैं और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप हमने डिस्कस करना है दैट इज़ प्रोटोजोआ। लेकिन आप लोग इसके क्लासिफिकेशन को 1 मिनट के लिए ज़रा देख लें, जो आप लोगों की बुक में मेंशन किया है। लिखा है कि किंगडम प्रोटेस्टा को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इन 4 ग्रुप्स में से एक को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, दूसरा एल्गी, तीसरे को हम माइक्सोमाइकोटा बोलते हैं और फोर्थ को हम ओमाइकोटा बोलते हैं। इन चारों ग्रुप्स पे ऑलमोस्ट हमारे अलग अलग लेक्चर्स होंगे। तो अभी वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोजोआ के हवाले से डिस्कशन करनी है। देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्रोटोजोआ को हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट बी बोलते हैं। अभी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इनके पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इनको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है। वैसे अगर आप लोग कोई पुरानी बुक उठाए और उसमें किंगडम एनिमेलिया पढ़ना शुरू कर दे, आजकल जब आप लोग किंगडम एनिमेलिया शुरू करते हैं तो वह कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइलम पोरिफेरा से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर कोई पुरानी बुक हो तो वो फाइलम प्रोटोजोआ से शुरू किया होगा, क्योंकि इनको हमने कंसिडर किया था अर्लियर टाइम्स में कि ये एनिमल्स होते थे। बाद में आइडिया हो गया कि नहीं, ये तो एनिमल्स नहीं है। तो चूँकि हम इनको एनिमल्स बोल रहे थे स्टार्ट में, तो इस वजह से प्रोटोजोआ नाम हो गया इसका, या एनिमल लाइक प्रोटेस्ट हो गया। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला पॉइंट लिखा है कि द टर्म प्रोटोजोआ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स प्रोटो एंड जोआ। आसान अल्फाज में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि ये जो हमने लफ्ज़ बनाया है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट है और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। आइडिया ऑलरेडी आप लोगों को हो गया कि इसको हम फर्स्ट एनिमल्स बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी कि क्लासिफिकेशन हम इधर से शुरू करते थे, इस वजह से इनका नाम जो है वो प्रोटोजोआ हो गया था। अब इसको हम फर्स्ट एनिमल्स क्यों बोलते थे कुछ अरसे पहले? लिखा है इट वॉज ओरिजिनली कॉइन्ड इन 19th century to describe microscopic single-celled organism that exhibited animal-like behavior, such as movement and ingestion of food particle। ये जो प्रोटोजोआ टर्म है ये हमने क्यों यूज़ किया था? तो डिस्कस किया है कि ये हम उन एनिमल्स के लिए शो करते थे, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए शो करते थे जो कि एनिमल्स की तरह बिहेवियर शो करते हैं। अब एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मली क्या है? आप लोग देख ले, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के साथ साथ वो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के हैं कि वो मूवमेंट भी कर सके और इंजेशन भी कर सके। अब अगर प्रोटोजोआ को देखा जाए, इन एनिमल्स को देखा जाए, तो ये भी इंजेशन और मूवमेंट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोटोजोआ आप लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से हमने इनको क्या कर दिया है? अलग ग्रुप में रखा है। एल्स अगर देखा जाए तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के साथ मैच हो रहे हैं। प्रोटोजोआ आर अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का दोबारा आपको मतलब बता रहे हैं कि इनके भी मैनी एंसेस्टर्स होते हैं। इसका मतलब कि कॉमन फीचर्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आप लोग एक्सपेक्ट ना करें। कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों को अभी आगे सामने आएंगे। प्रोटोजोआ इज़ अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब कि इनका कोई एक एंसेस्टर नहीं है। प्रोटोजोआ inhabit a wide range of environment including aquatic and terrestrial habitat।
आसान सा पॉइंट है। इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि इन लोगों का हैबिटेट क्या होता है। सो एक्वेटिक इन्वायरमेंट भी है और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट आप लोग बोलते हैं वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आप लोग बोलते हैं कि ये पाए जाते हैं उसमें लैंड के ऊपर। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का मतलब होता है लैंड के ऊपर। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर आप सबको पता है कि जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम हो। अब फ्रेश वाटर में इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे अमीबा और पैरामीशियम। नॉर्मली जब आप लोग लैब में क्या कर रहे होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम देखते हैं, तो कोई भी इधर उधर से वाटर अगर आप लोगों को मिल जाए थोड़ा सा, सो उसके अंदर आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन मेरीन इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम मीन साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। साल्ट वाटर में इनके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, आप लोग बोलेंगे रेडियोलेरियंस, ये इनके मेंबर्स है। एंड सम मेंबर्स आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। जो इनके पैरासाइट्स मेंबर है वो है प्लाज्मोडियम एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये दोबारा भी आएंगे अभी एग्जाम्पल्स, तो इसकी टेंशन आप लोग ना ले। बस फ़िलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मेरीन इन्वायरमेंट में इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अमीबा और पैरामीशियम है। पैरासाइट जो इनके मेंबर्स है वो प्लाज्मोडियम एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है। एंड जो मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वो रेडियोलेरियन है। ठीक है, ये आसान है, सिंपल सा एक आइडिया है। प्रोटोजोआ कैन आल्सो लिव इन सॉइल, लीफ लिटर एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि वहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया है कि एक्वेटिक होते हैं, तो वो एक्वेटिक वाली बात इस वाले सेंटेंस के अंदर कर दी, और कुछ आप लोग बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल वाली बात इधर कर रहे हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। सॉइल में भी हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी मौजूद हो सकते हैं। लीफ डेड ऑर्गेनिक मैटर है। कौन कौन से इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे स्पाइरोमोनास और वर्टिसेला। पिक्चर्स में आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, ये टेरेस्ट्रियल है या समझे लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इन सब पे डिस्कशन अलग अलग आनी है। Protozoa are unicellular and their body is a single mass made of cytoplasm that holds all structures that are found in a typical cell. आसान सा सेंटेंस है, वैसे ही लॉन्ग करने की कोशिश की है। इस सेंटेंस का सिंपल अल्फाज में यही मतलब है कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो वहाँ पर भी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हैं। ये वैसी एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किया है कि एंड देयर बॉडी इज सिंगल मास मेड ऑफ साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है कि सिंगल साइटोप्लाज्म होगा दैट होल्ड ऑल स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन अ टिपिकल सेल। ये ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं। सो आसान अल्फाज में प्रोटोजोआ तमाम के तमाम यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। दे डू एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग डू। दे ईट, ब्रीथ, move around, maintain fairly stable conditions necessary for survival and reproduce। इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको इसकी लिविंग थिंग होने का बता रहे हैं कि सिंगल सेल से तो बना है, लेकिन बिल्कुल लिविंग थिंग्स की तरह ये बाकायदा फूड पे फीड भी करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी करते हैं, और ये होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस मैंने बताया है कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें चीज़ों को बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि सिंगल सेल है, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लिविंग थिंग्स वाले हैं या एनिमल्स वाले हैं। दे हैव वैक्यूल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये समहाउ आप ये यूनिक फीचर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप लोग बोल सकते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स पाए जाते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वैक्यूल देखा जाए तो वो फूड वैक्यूल है। Food vacuole help digestion by breaking down trapped food into simple molecule with the help of enzyme। Food vacuole तो आप लोग खैर एनिमल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं
कि जब भी एनिमल सेल्स के अंदर बाहर से फूड आता है तो उस फूड को क्या किया जाता है, सेल के अंदर डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। सो फूड वैक्यूल आप लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए होता है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिर उसी फूड से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें एक दूसरा टाइप का वैक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Contractile vacuole found in many freshwater protozoa regulate the water contents within the cell by pumping excess water out of the cell and help maintain the internal balance. Contractile vacuole के ऊपर स्टार लगा ले, ये इम्पॉर्टेंट होगा एटलीस्ट इस वाले पैराग्राफ के अंदर। आप लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहा होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब साल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है साल्ट और वाटर को मेंटेन करना। अक्सर हम गलती कर रहे होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर, ये एक्सक्रीशन में नहीं इन्वॉल्व होता, ये वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है, या आप बोले एक्सेस वाटर को डिलीट करता है, रिमूव करता है बॉडी से। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये साल्ट और वाटर के बैलेंस का ख्याल रख रहा है, और ऐसे फिनोमेना को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। सो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है। कुछ और वैक्यूल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोरेज वैक्यूल्स। Help store waste product, nutrients and other substances that the cell need to keep separate from the rest of the cytoplasm. स्टोरेज वैक्यूल तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं। इनका काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, या तो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर इनकी स्टोर करने हो उसको किया जाता है। सो ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था कि इनके अंदर वैक्यूल डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आप लोगों ने 3 तरह के वैक्यूल्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं कि प्रोटोजोआ में मौजूद होंगे। सम प्रोटोजोआ हैव शेल्स। शेल्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं। शेल्स आप लोग आगे जाके डिटेल में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये कैल्शियम से बने होते हैं एंड सो ऑन। हाँ, अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ के कौन से मेंबर्स जो है वो शेल्स यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे फोरामिनिफरा। फोरामिनिफरा क्या होते हैं, ये शेल्स बना रहे होते हैं। अभी हम इसको बोलेंगे फोरम्स भी हम इसको नाम देते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये तो सबको पता है कि रिप्रोडक्शन नॉर्मली दोनों तरीक़ों से होता है। हाँ, ये पॉइंट ज़रूरी है। अब तो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन में भी सूडोपोडिया, ऊपर आप लोगों ने डिस्कस किया ना कि प्रोटोजोआ मूवमेंट करते हैं, तो इनमें लोकोमोशन किस चीज़ की मदद से होता है, सूडोपोडिया की मदद से। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, फॉल्स फुट इसको बोलते हैं। सूडोपोडिया किधर होगा, आप लोग बोलेंगे अमीबा में होता है, या इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिलिया हो सकते हैं। कहाँ होंगे, पैरामीशियम में मौजूद होंगे। या इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स फ्लैजिला हो सकते हैं। कहाँ होंगे, ट्राइपेनोसोमा में मौजूद होंगे। या अगर इनके कोई पैरासाइट मेंबर हो तो उनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा। सो मूवमेंट हम वैसे अब अभी आगे पढ़ेंगे, सूडोपोडिया की मदद से होता है, या सिलिया की मदद से, या फ्लैजिला की मदद से, या इनके जो पैरासाइट्स मेंबर है प्लाज्मोडियम स्पेशली जब हम बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, इस पे वैसे बात आनी है क्योंकि इसी बुनियाद पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। रीजनरेशन इज कॉमन इन प्रोटोजोआ। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो लास्ट हो जाए तो वो इसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। They form resistant cyst to overcome unfavorable condition. Unfavorable condition जब भी इनके पास आते हैं, आप बोले कि unfavorable condition का मतलब होता है हीट, ज़्यादा हीट का आना, या समझे ड्राई एनवायरनमेंट जब भी आ जाता है, या समझे लो pH आता है, तो ये बाकायदा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या बना देते हैं, सिस्ट बना देते हैं। तो सिस्ट काफ़ी चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन पास कर देते हैं
और जैसे ही कंडीशंस रिटर्न कर जाएंगे तो ये वापस अपना लाइफ जो है वो गुजारेंगे। सो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, आसान से कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लोग यही बोले कि सिस्ट फॉर्म करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेला यूज़ करते हैं, कुछ इसके मेंबर्स शेल बनाते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये आप लोग बोले यूनिसेलुलर होते हैं, मूवमेंट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता एंड सो ऑन। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बुनियाद पर आप लोग इसको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट बोलते हैं। हमने करना क्या है, हमने इनके डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करनी है अभी। सो जो डिफरेंट ग्रुप्स है इसके, उसमें से एक ग्रुप को हम बोलते हैं अमीबाज। अमीबा आप लोग इसको डिस्कस करते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हमने पढ़ने हैं। अमीबा का मैंने दूसरा नाम लिखा है कि इसको हम सार्कोडीना भी बोलते हैं, जो आप लोगों के इस न्यू बुक के अंदर नहीं मेंशन किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है। They are free-living microorganisms inhabiting freshwater, ocean, soil and can also exist as parasite inside animal. ये आपको एक जनरल आइडिया दे रहे हैं हैबिटेट के हवाले से कि मेंबर्स ऑफ द सार्कोडीना किधर होते हैं या अमीबास किधर होते हैं। तो आसान सी बात सिंपल ये है कि या तो ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, या समझे कि ये पैरासाइट्स होते हैं। आगे जस्टिफाई हो जाएगा। अमीबा यूज सूडोपोडिया फॉर बोथ मूवमेंट एंड फीडिंग इज सीन इन एग्जाम्पल लाइक अमीबा प्रोटियस एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखना है आप लोगों ने कि इसको हम अमीबा या सार्कोडीना किस चीज़ की बुनियाद पर बोलते हैं, सूडोपोडिया की बुनियाद पर। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फुट। तो आप लोग बोलेंगे कि इनके पास फॉल्स फुट होता है। सपोज करते हैं कि अमीबा इस तरफ जाना चाहे, सो इनका साइटोप्लाज्म इस तरफ फ्लो कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये फॉल्स फुट बन जाएगा। अगर इस तरफ जाना चाहे तो जिस तरफ साइटोप्लाज्म जाएगा उसी तरफ फॉल्स फुट बनेगा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसके, अमीबा प्रोटियस और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। These protozoan have cytoplasmic extensions as their locomotory structures। वो तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये पॉइंट चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो तभी डिफरेंट अंदाज में मैंने यहाँ पर लिखा है कि सार्कोडीना में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं और उसी की मदद से ये मूवमेंट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू रिमेंबर ये एक्वेटिक होते हैं, बहुत कम मेंबर्स इनके सॉइल में पाए जाते हैं। ये बात आप लोगों ने नोट करनी है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी। ये वाला जो इंडिविजुअल आप लोग बोल रहे हैं ना, अमीबा प्रोटियस, ये है अमीबा प्रोटियस। ये देख ले साइटोप्लाज्म इस तरफ एक्सटेंड हो गया है तो ये सूडोपोडिया है, या बोले ये सूडोपोडिया है। ये फ्री लिविंग है, आप लोग बोले कि ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, साइड पे लिख ले। और ये मेंबर जो आप लोग देख रहे हैं ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। इसके साथ आप लोग लिख ले कि ये पैरासाइट होता है। ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। ये प्रॉब्लम्स काज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री ये काज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री ये काज कर रहा होता है। सो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, बस आप लोग इसको इस अंदाज में प्रिपेयर कर ले कि जितने भी अमीबाज होते हैं उसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सूडोपोडिया, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका आप लोग याद रखिए कि ये इसका पैरासाइट मेंबर है। ये क्या काज करता है, आप लोग बोल सकते हैं अमीबिक डाइसेंट्री काज करता है। प्रोटोजोआ का जो दूसरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवमेंट कैसे करेंगे, दे मूव यूजिंग फ्लैजिला, तो इसी वजह से दे आर कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स हम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट करते होते हैं। एन एग्जाम्पल इज जार्डिया इंटेस्टिनालिस which is a flagellated parasite that infects small intestine and cause gastrointestinal illness known as giardiasis। ये लफ्ज़ फर्स्ट टाइम आप लोगों की इस न्यू बुक में डिस्कस किया गया है। पिछली बुक में आप बोले ज़ूफ्लैजिलेट्स का कोई और एग्जाम्पल था, सो वो अक्सर आता था पेपर में, मैं अभी नाम उसका बताऊंगा
तो देयर आर चांसेस कि उसकी जगह अब ये आना शुरू कर दे। सो जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस आप लोग बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर लिखा है ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और डिजीज़ जो ये काज करता है वो भी नाम से पता चल रहा है, जियार्डियासिस होगा, नाम के साथ मैच हो रहा है ना। और जब आप लोग इसका पिक्चर देखेंगे तो अभी आप लोग बोलेंगे इसके साथ एक फ्लैजिला मौजूद होता है। डिजीज़ जो ये काज करता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस। समझे, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, टारगेट कर रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम काज कर रहा होता है। आगे नोट किया है कि इसी का एक और मेंबर है, जियार्डिया के अलावा एक और मेंबर है। A choanoflagellate is marine or freshwater flagellate organism that is sessile, remain anchored in a place by stalk। एक तो आप लोगों ने जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस एग्जाम्पल पढ़ा, दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मेंबर है उसको हम कोएनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। मैं भी पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, ये सीसाइल होता है। सीसाइल का मतलब नॉन मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। आप लोग पिक्चर में देखेंगे कि ये किसी स्टॉक की मदद से किसी सरफेस के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। और एक्वाटिक है, एक्वाटिक आप लोग बोलेंगे कि वाटर के अंदर पाया जाता है, या मेरीन या फ्रेश वाटर जो भी हो, लेकिन एक्वाटिक है। तीसरा मैंने लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इट हैज़ अ फ्लैजिलम सराउंडेड बाय डेलिकेट कॉलर रिजेंबलिंग द कॉलर सेल्स फाउंड इन स्पॉन्ज। मैं अभी जब इसका पिक्चर दिखाऊंगा तो इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं और उनको कॉलर सेल्स बोलते हैं, कोइनोसाइट्स हम उनको बोलते हैं, कोइनोफ्लैजिलेट्स हम इनको नाम देते हैं। तो ये वाले जो कॉलर सेल्स है ये असल में पोरेफ्रा में भी पाए जाते हैं। किंगडम जो एनिमेलिया में आप लोग पोरेफ्रा पढ़ते हैं, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं भी पिक्चर में दिखाता हूँ। एंड ट्राइपेनोसोमा इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट ज़ूफ्लैजिलेट काज स्लीपिंग सिकनेस। जो मैं बता रहा था ना कि पिछली बुक में जियार्डिया लफ्ज़ नहीं था, ट्राइपेनोसोमा लफ्ज़ था, तो ये पेपर में सेवरल टाइम आता था। ट्राइपेनोसोमा आप लोग बोलेंगे कि ये ज़ूफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है और ये क्या काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। तो सेवरल टाइम ये पेपर में आया था, इस वजह से आप लोग कोशिश कर ले कि याद हो। यहाँ पर आप लोग इनकी ये पिक्चर्स देख ले। ये वाला जो मेंबर है ये जियार्डिया है, जो कि जियार्डियासिस काज करता है, और इनके साथ आप लोग देखेंगे फ्लैजिला मौजूद है। और ये वाला जो मेंबर आप लोग देख रहे हैं ये कोएनोफ्लैजिलेट है। आप लोग नोट कर रहे हैं कि स्टॉक की मदद से किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इसके पास कॉलर सेल्स होते हैं। तो ये और ये सारे के सारे 5 जो सेल्स है इनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, या इनको हम कोइनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कोइनोफ्लैजिलेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनमें कोइनोसाइट्स है। और अगर आप लोग इन कॉलर सेल्स को देखेंगे, इनके पास असल में ये वाला पोर्शन जो है ना ये कॉलर है, ये इसी वजह से इसको कहा जाता है। इस कॉलर के अंदर ये देख ले, यहाँ पर ये फ्लैजिलम मौजूद है, ये आपको फ्लैजिला नज़र आ रहा है। तो इन कॉलर सेल्स की वजह से इनको कोएनोफ्लैजिलेट्स या ये कहा जाता है। ठीक है, आसान है। ट्राइपेनोसोमा के ऊपर स्टार लगा ले और कोएनोफ्लैजिलेट के ऊपर स्टार लगा ले कि ये सीसाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। इसके बाद सिलिएट्स की बात करते हैं। तो चलो ये तो आसान है। सिलिएट्स आर नेम्ड आफ्टर Latin word for eyelash which fits because their cells are covered by tiny hair-like structure called cilia। आसान अल्फाज में आपको ये बता रहे हैं कि ये लोग जो मूवमेंट करते हैं वो सिलिया की मदद से करते हैं, इस वजह से इनको सिलिएट कहा जाता है। कभी पेपर में आया नहीं है, लेकिन सिलिया का मतलब होता है आईलैश, लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। इस तरह के बहुत कम आते हैं, लेकिन अच्छी बात है आप लोगों को याद हो। Ciliates differ from other protozoans in having 2 kinds of nuclei। न्यू बुक के अंदर ये पॉइंट नहीं है और अक्सर ये पेपर में आया है सेवरल टाइम्स पास्ट पेपर में। पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो हेल्प होगी आप लोगों को। इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, 1 or more small diploid micronuclei that function in sexual reproduction and a large polyploid macronucleus that control metabolism and growth। इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारा काम है।
आप लोग बोलेंगे कि इसमें एक न्यूक्लियस होगा जिनको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरे को हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होता है, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और मैक्रो न्यूक्लियस इसका पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड मीन ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या क्वाड्रुप्लेट्स होगा, जो भी इसमें लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स नहीं, सो टेट्राप्लॉइड होगा। ये ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड एंड सो ऑन। फिर आप लोग बोलेंगे कि माइक्रो न्यूक्लियाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है और मैक्रो न्यूक्लियाई कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को। मैं भी आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगा। ये सेंटेंस आप लोगों की इस न्यू बुक में नहीं है, लेकिन ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और सिलिएट्स के एग्जांपल्स क्या है? पैरामीशियम, स्टेंटर एंड वर्टिसेला, जो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स बनाए हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे ना, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये मैक्रो न्यूक्लियस इन्होंने बनाया है, और इसके बिल्कुल साथ ये वाला क्या बनाया है? ये माइक्रो न्यूक्लियस बनाया है। बुक के अंदर भी देख ले। और इस पे ये जो हेयर लाइक आप लोगों को छोटे छोटे एक्सटेंशंस नज़र आ रहे हैं, इन हेयर लाइक एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं ये सिलिया। तो सिलिया की मदद से ये मूवमेंट करते होते हैं। आसान है इसमें से, चूँकि ये वाला सेंटेंस डिलीटेड है, लेकिन मेरे ख्याल में कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे फोकस कर ले। बाकी डायग्राम इसका बुक से आप लोग देख ले। इसके बाद हम प्रोटोजोआ के एक और ग्रुप की तरफ जाते हैं, फोरामिनिफरा एंड एक्टिनोपोडा, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया कि ये शेल्स बनाते हैं। सो दीज आर ऑफन कॉल्ड फोरम्स। फोरामिनिफरा के बारे में आपको बता रहे हैं कि इनको हम फोरम्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। And these protozoa, you need to remember, create protective shell or test around their bodies. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाते हैं? शेल्स बनाते हैं, ये दोनों के दोनों। In Foraminifera, the shells often called forams are composed of calcium, while Actinopoda the shells are made of silica. ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन फोरामिनिफरा को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? फोरम्स बोलते हैं। ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? आप लोग बोलेंगे फोरामिनिफरा के जो शेल्स है वो कैल्शियम से बने होते हैं, और जो एक्टिनोपोडा के शेल्स होते हैं उसमें सिलिका मौजूद होता है। समहाउ आप बोल सकते हैं कि एक्टिनोपोडा के शेल्स क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। ये आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रहा है का कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? शेल्स देख रहे हैं। ये आप लोग फोरामिनिफरा और एक्टिनोपोडा के मेंबर्स देख रहे हैं, जो कि आसान है। और मेरे ख्याल में कि यही बात आप लोग याद कर ले कि फोरामिनिफरा के शेल्स कैल्शियम से बने हैं और एक्टिनोपोडा के सिलिका से बने होते हैं। आगे लास्ट ग्रुप है एपिकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, एपिकॉम्प्लेक्सा के हवाले से पता नहीं मैंने पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन इनको स्पोरोजोआ भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पोरोजोआ। ठीक है, इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। दिस इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोन। एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो एपिकॉम्प्लेक्सा है ये सारे पैरासाइट्स है। इसके ऊपर स्टार लगा ली, ये ज़रूरी है। नोन फॉर देयर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एंड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सेल इन्वेजन। इस पर मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ। सम काजेज डिजीज़ इन मैन, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। अगर आप लोगों को ये याद हो कि प्लाज्मोडियम जो है वो एपिकॉम्प्लेक्सा का मेंबर है, तो याद हो जाएगा कि ये सारे के सारे पैरासाइट्स है। दे लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन बट कैन मूव बाय फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। कोई इसमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ना सूडोपोडिया है, ना सिलिया है, ना फ्लैजेला है, बल्कि अपनी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट कर रहे होते हैं। अंडुलेटिंग मूवमेंट हम इसको नाम देते हैं। एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइव्स दे डेवलप अ स्पोर, अ स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट। मैंने जिस तरह आप लोगों को बोला ना कि डेवलपमेंट के दौरान या रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोआ हम इनको नाम देते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। मैनी एपिकॉम्प्लेक्स इन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। अगर आप लोग प्लाज्मोडियम को देखें, जो कि इसका एग्जाम्पल है, ये अपना लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट करता है?
ह्यूमन प्लस मॉस्कीटो में 2 इंडिविजुअल्स या 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्सर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो एपिकॉम्प्लेक्सन के बारे में कोई ज़्यादा बातें मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ बातें क्या है कि ये पैरासाइट होता है। एक बात, ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, तो समहाउ हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों ने डिस्कस किए, जिस तरह ये स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनमें कोई नहीं है, लेकिन अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग बॉडी, और इसका जो मेंबर है वो प्लाज्मोडियम है। ये ही सिंपल सा है, आइडिया है, मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। सो लाइक सब्सक्राइब कर ले आप लोग, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस मेरी आप लोगों ने ज्वाइन करनी है तो वो भी कर दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।